लगता है तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक निब्बल बराबर होता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है एक निब्बल बराबर होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 4 बिट। एक निब्बल में आपके 4 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले फटा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जो अशोक के शिलालेख थे सबसे पहले उन्हें किसने पढ़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है पादरेटी फैंटलर, उसने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी, जबकि जो सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 19A। 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, उसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो कौन सी जगह पे स्थित है ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पेंच जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश दोनों स्टेट्स के अंदर है, यानी जो इसका फैलाव क्षेत्र है वो दोनों स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे हमारे हैं, वर्तमान में भी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी जो हत्या थी वो किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948, 1948। जी हाँ दोस्तों, 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रेशम कीट पालन कहलाता है। आपको बताना है कि जो रेशम कीट पालन की जो विधि है वह क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन हो जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पोल्ट्री होता है आपका मुर्गी पालन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है एपीकल्चर, तो एपीकल्चर होता है आपका मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी। जी हाँ दोस्तों, जो बागवानी करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पंच कार्ड का आविष्कार किया था। आपको बताना है निम्न ऑप्शंस में से पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। देखते हैं कौन कौन दोस्त इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है। आपको बताना है कि जो मेघालय स्टेट है उसके गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट। तो दोस्तों जो मेघालय के जो गवर्नर है वो है आपके तथागत राय। जी हाँ दोस्तों, तथागत राय आपके राज्यपाल है मेघालय के। जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉनराड संगमा। तो जो कॉनराड संगमा है वो है आपके मेघालय की मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जोरामथांगा, वो है आपके अरुणाचल प्रदेश, नहीं सॉरी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश नहीं, मिजोरम के आपके जो मुख्यमंत्री है वो है जोरामथांगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है जयराम ठाकुर, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने G7 संगठन का विस्तार करके कितना करने का सुझाव सभी सदस्य देशों के सामने रखा है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में जो G7 की जो 2020 में जो मीटिंग होने वाली है G7 सम्मेलन की, वो अमेरिका में होने वाली है। और उसमें अमेरिका ने जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसने जो इसके विस्तार की बात कही है, यानी जो G7 है उसको बढ़ा के G11 करने की बात सामने सबके सामने पेश की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, G11।
तो इसमें कौन कौन से देश हैं वो इसमें ऐड होने वाले हैं। तो उनमें एक तो होगा हमारा देश इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया G7 में शामिल होने वाला है। साथ ही साथ जो दक्षिणी कोरिया है यानी साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तथा रूस यानी रशिया इसमें शामिल होने वाले हैं। तो रूस इसमें पहले भी इसका जो मेंबर था, लेकिन 2014 में उसने मेंबरशिप छोड़ दी थी। तो ये है G7, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से। आपको डिफरेंट चूज करना है, ऑड वन आउट। तो ऑप्शन में दिया है वर्ग, आयत, गोलक और वृत्त। इसमें आपको डिफरेंट बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, गोलक इसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिफरेंट कैसे होगा वो देखिए, कि जो यहाँ पे आपको दी है वर्ग, आयत और वृत्त, ये तीनों जो आकृतियां हैं, ये तीनों आकृतियां 2D आकृति है। जी हाँ दोस्तों, 2 डायमेंशनल आकृति है, फिगर है। जबकि जो यहाँ पे गोलक दिया है वो 3D आकृति है, यानी 3 डायमेंशनल आकृति है गोला। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऑड वन आउट होगा, डिफरेंट होगा, वो होगा आपका गोलक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनोलॉजी से क्वेश्चन है, आपको इनमें सादृश्यता यानी एनोलॉजी बतानी है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र का संबंध इंडिया से है, उसी प्रकार से टेक्सास का संबंध निम्न ऑप्शंस में से किसके साथ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, महाराष्ट्र और इंडिया यानी भारत। तो देखिए महाराष्ट्र भारत का एक स्टेट है, राज्य है। उसी प्रकार से जो टेक्सास है आपका USA यानी अमेरिका का एक राज्य स्टेट है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 11 USA। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको डिक्शनरी ऑर्डर देना है। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं 4 वर्ड्स, इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करके ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आपका आ जाएगा STIFLE, उसके बाद में आएगा फर्स्ट वाला, फिर आएगा आपका 4 वाला और फिर आएगा थर्ड यानी तीसरे वाला। तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो STI के बाद में सब में, इन दोनों में, तीसरे और चौथे में आपको N दिया है और A और B में यानी I और F दिया है। तो जो सबसे पहले आएगा वो F आ जाएगा और उसके बाद I और फिर N, दोनों में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से डिक्शनरी ऑर्डर आपको करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको जिस प्रकार से कहा जाए उसी प्रकार से आपके माइंड में इमेज बनानी है। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि यह एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री कह रही है, यह जो पुरुष है मेरी माँ यानी उसकी माँ के भाई। तो आपकी माँ का भाई कौन हो गया, आपका मामा के पिता यानी आपके नाना के पुत्र। नाना का पुत्र कौन हुआ, आपका मामा का पुत्र है, यानी मामा का पुत्र कौन हुआ, आपका ममेरा भाई। तो उस स्त्री का उस पुरुष से संबंध यानी रिलेशन पूछा है, तो वो हो जाएगा ममेरा भाई। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक लेके जाना है अपने माइंड में इमेज बनाते हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि मॉक टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्लीट होने के बाद शेयर करना न भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है, राम 7 बजने से 20 मिनट पहले घर से निकला है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले थे। तो आपको बताना है कि जो वो कार्यालय के लिए निकले थे कुणाल के घर से, उस समय क्या था। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट से आप इसे पकड़ते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकले, इसका मतलब क्या हुआ, 6:40 पे वो राम घर से निकल गया और फिर 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचा, यानी 7:05 पे वो घर पे पहुंचा कुणाल के। तभी तो 25 मिनट हो गए, 6:40 में 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7:05। फिर बोलता है कि 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म किया, यानी 15 मिनट अगर ऐड कर दूं तो हो जाएगा 7:20। और फिर बोलते हैं कि उसके बाद अपने कार्यालय के लिए 35 मिनट लगते हैं, यानी कार्यालय जाने में 7:20 बजे निकले तो 35 मिनट इसमें ऐड करूं तो हो जाएगा आपका 7:55, यानी 7:55 में वो ऑफिस अपने पहुंच गए कार्यालय। तो जो आपको क्वेश्चन में आंसर पूछा है वो पूछा है कि कितने बजे कुणाल के घर से निकले।
तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7:20 बजे यानी 7:20 पे वो कुणाल के घर से दोनों निकले थे और फिर 7:55 पे यानी 35 मिनट का टाइम स्पेंड करके वो ऑफिस पहुंचे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7:20 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जिस प्रकार से HE को 3 लिखा गया है, TG को 13 लिखा गया है, NM को 1 लिखा गया है, उसी प्रकार से Z और X को इसी कोडिंग में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्या किया गया है वो किया गया है कि जो H और E है, H और E इन दोनों का जो क्रमांक होता है, H का होता है 8 और E का होता है 5। तो इन दोनों में आपस में डिफरेंस कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया गया है बड़े में से छोटा। तो 8 में से 5 निकालूंगा तो आपके पास बचेगा 3, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इसी प्रकार से जो T है वो 20 नंबर पे आता है और जो G है वो 7 नंबर पे आता है। तो 20 में से 7 घटाऊंगा तो आपके पास आ जाएगा 13 यानी 13। उसी प्रकार से N और M है 14 और 13 यानी 14 में से 13 घटाऊंगा तो आपके पास आएगा 1। और उसी के बाद है Z और X। इसका आपको आंसर बताना है। तो Z आपका 26 नंबर पे होता है और जो X होता है वो आपका 24 नंबर पे होता है। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे आपके पास आएगा 2 यानी 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कोडिंग हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, यदि 4 स्टार 2 को 3 लिखा जाए, 8 स्टार 4 को 3 लिखा जाए, 21 स्टार 7 को इसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस प्रकार से जो यहाँ पे कोडिंग वगैरह कुछ की गई है वो आपको बताना है कि इसी प्रकार से इसमें कुछ करने पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस 21 स्टार 7 का क्या आंसर होगा ऑप्शंस में से। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है वो देखिए कि जो 4 है और फिर स्टार दिया है और फिर 2 दिया है। तो देखिए दोस्तों, 2 को 4 से डिवाइड किया गया है तो आपके पास आएगा 2, उसमें +1 करके यहाँ पे लिख दिया गया है 3। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है 8 स्टार 4 है, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा 2 बार और 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट में भी करते जाना है। तो 21 स्टार 7 दिया है, 7 को 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 और उसमें जब 1 ऐड करोगे 3 + 1 तो आपके पास आएगा 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपको सीरीज से क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज बतानी है, कौन सी सीरीज नेक्स्ट होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, जो x है यहाँ पे जो x दिया गया है उसमें 2 कम करने पे यहाँ पे u आ जाएगा, फिर उसमें 2 कम करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r और फिर उसमें 2 घटाने पे आपके पास आएगा o। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे 2 और घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा l, जो कि ऑप्शन नंबर बी व सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे लास्ट में b दिया है यहाँ पे d कर दिया, यानी c को छोड़ के d 1 का डिफरेंस। उसके बाद में जो d है, d के बाद में यहाँ पे g दे दिया, यानी d के बाद में e ऐप को छोड़ के यहाँ पे g दे दिए तो यहाँ पे 2 का डिफरेंट कर दिया डिफरेंस। उसके बाद में जो g है, g के बाद में यहाँ पे k दे दिया, यानी HIJ को छोड़ के यहाँ पे k दे दिया, यानी 3 का डिफरेंस कर दिया। तो इसी प्रकार से डिफरेंस बढ़ाते हुए हम यहाँ पे अब k के बाद में 4 का डिफरेंस दे देंगे और फिर जो 5वें नंबर पे जो अक्षर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों 4 का डिफरेंस करने पे K L M N O और उसके बाद आ जाएगा आपका P, यानी जो 5वां अक्षर होगा 4 का डिफरेंस देने के बाद वो होगा आपका P, यानी शुरुआत में L और लास्ट में P। आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो करेक्ट आंसर है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, आप बीच के अक्षर को भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐप को और जी में और जी के बाद में आई और आई के बाद में एल, इसमें डिफरेंस निकाल के इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इसी ट्रिक से मतलब मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको
मिसिंग नंबर बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है वो देखिए कि जो 7 है यहाँ पे दिया गया है 7 और फिर दिया गया है 14। तो जब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आपके पास आएगा 4। उसके बाद यहाँ पे दिया है 4 और 12। जब 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा 3 और जब 3 का जो स्क्वायर करूंगा वो आएगा आपके पास 9। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है 6 और 24। जब 6 को 24 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा 4 और जब 4 का स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा आपके पास 16। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 16। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है आपका मैथ से क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों कि जो धारा के विपरीत आपको जाना है तो जो धारा की चाल है वो आपकी चाल में से माइनस हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, तभी आप विपरीत उसी दिशा में जा पाओगे। तो जो यहाँ पे आपकी चाल दी है वो दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल दी है वो दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो आपकी सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो होगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपकी जो चाल है वो है 10 kmph और जो आपको दूरी दी है वो दी है 100 किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करनी है। तो आपके पास समय निकालना है, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे आप कर दोगे 100 बटा 10 तो आपके पास आ जाएगा 10 घंटा। यानी 10 आवर में ये जो दूरी है वो निकल जाएगी 10 घंटे में। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 10 आवर्स। 10 आवर्स इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 6,000 रुपए यानी 6,000 रुपये को वस्तु को 6,000 रुपए की वस्तु में आधे को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो शेष को किस लाभ प्रतिशत पर बेचे ताकि कुल मिला के 25% लाभ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 6,000 रुपए है मान लीजिए आपके पास, उसमें जो आधे रुपए हैं यानी 3,000 को आपको 10% पे बेचना है, बेच दिया है आपने, और शेष को आपको इस प्रकार से बेचना है कि टोटल जो 6,000 है उस पे आपको 25% लाभ हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो आधा है 3,000, 6,000 का जो आधा है 3,000, उसका जो 10% होगा वो हो जाएगा आपका 300। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि टोटल आपको 25% लाभ चाहिए 6,000 पे, तो 6,000 का जो 25% होगा वो हो जाएगा आपका 1,500। जी हाँ दोस्तों, 1,500 हो जाएगा 25% 6,000 का। आपको लेना है 1,500 टोटल प्रॉफिट, लेकिन जो आधी राशि है 10% पे देने पे आपको मिल रहा है क्या 300 रुपए। यानी 300 रुपए, 3,000 का 10% 300 रुपए हो जाएंगे और आपको चाहिए कितनी 1,200 रुपए। जी हाँ दोस्तों, शेष बची हुई आधी राशि जो कि 3,000 है उस पे आपको 1,200 रुपए चाहिए। तो वो उसका कितना परसेंट होगा ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों 1,200 हो जाएगा 3,000 का, आपको प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 0 से 0 और 3 से 4 कितनी बार 4 बार, 3 से 12 4 बार कट जाएगा तो आपके पास आएगा 40%। यानी 40% लाभ पे बची हुई धन को, आधे धन को देना चाहिए ताकि उसे टोटल कुल मिला के 25% लाभ हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ये क्वेश्चन आपके लास्ट इंटेक एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बोल रहा है कि जो श्याम की आयु है
अपने पिता की आयु से आधी है। तो मान लीजिए कोई पिता है और कोई श्याम है, तो जो पिता की आयु है वो 2 है और श्याम की 1 है, तभी उसकी दोगुनी होगी पिता की आयु। लेकिन 20 वर्ष बाद बोलता है कि जो पिता की आयु है वो श्याम की आयु का 1.5 गुना है। तो देखिए दोस्तों, जो 1.5 गुना है उसे यहाँ पे लिखने में थोड़ा ज्यादा मतलब कॉन्वेंट सुविधाजनक यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 1.5 गुना है पिता की आयु उसे हम डबल कर देंगे, यानी 1.5 गुना की जगह 3 गुना कर देंगे और इसमें 1 की जगह 2 कर देंगे, यानी दोनों को डबल करना है, उससे आपके रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा। तो इन दोनों का यहाँ पे अंतर देखिए तो वो है 1 और यहाँ पे अंतर दिया है 20 वर्ष का, यानी 20 वर्ष बाद। तो आपसे जो क्वेश्चन में आंसर पूछा है वो श्याम के पिता की वर्तमान आयु पूछी है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे दिया है श्याम के पिता की आयु का रेशियो 3, उसे 20 से गुणा करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 60 वर्ष, जो कि आपको 20 वर्ष बाद की आयु दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये 20 वर्ष बाद की आयु का रेशियो है। तो जो श्याम के पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 40 वर्ष। 60 में से 20 घटा देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए दोस्तों, जो रूट में संख्या दी गई है और वो डेसिमल में है, तो सबसे पहले तो हम दशमलव उठाएंगे। तो दशमलव उठाने के लिए ऊपर और नीचे की संख्याओं को गिन लेते हैं। तो ऊपर दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं और नीचे दशमलव के बाद 5 संख्याएं हैं, तो दोनों को बराबर करना है। तो जो नीचे 5 संख्याएं हैं ऊपर बराबर करने के लिए ऊपर 2 जीरो हमें लगानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 289 है उसमें 2 जीरो लगा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे आपको 121 दिया है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो 289 है इसको आपका स्क्वायर रूट करना है। 289 17 का स्क्वायर है और 2 जीरो की 1 जीरो हो जाएगी स्क्वायर रूट में, तो आपका हो जाएगा 170 और बटा में 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, यानी जो आंसर होगा आपका वो होगा 170 बटा 11, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है दिल्ली व गुजरात के बीच की दूरी 880 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से गुजरात की तरफ 80 किलोमीटर की चाल से सुबह 8:20 पे चलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो साइट दिया है उसका आपको 80 किलोमीटर यहाँ पे कर लेना है, 80 किलोमीटर। तो जो दिल्ली व गुजरात के बीच की दूरी है वो 880 किलोमीटर है। वह एक रेलगाड़ी दिल्ली से गुजरात की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 8:20 पर चलती है। वह दूसरी रेलगाड़ी गुजरात की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 बजे चलती है। वे रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि जो समय दिया है 8 बजे और 8:20 बजे उसको आपको बराबर करना होता है, यानी जो समय है 8:20 पे ले जाना है 8 बजे को। तो जो 20 मिनट है उसमें जो एक गाड़ी जा रही है 90 किलोमीटर की चाल से वो कितनी दूरी तय करेगी? तो देखते हैं दोस्तों, 90 की चाल है और 20 मिनट में आपको दूरी बतानी है। तो 90 गुणा 20 मिनट बटा में 60, इसलिए कि इसे घंटे में बदलने के लिए। तो ये 60 कट जाएगा 2 बार 30 से और 90 कटेगा 3 बार, फिर 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो आपके पास आ जाएगा 10 3 गुणा 10 यानी 30 किलोमीटर। तो जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो तय कर लेगी गाड़ी, दूसरी गाड़ी रेलगाड़ी, यानी 30 किलोमीटर की गाड़ी दूरी तो पहले ही तय कर चुकी है 8:20 पे। तो अब ये दोनों आपस में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ये आपस में मिलेंगी। तो कुल दूरी में जो कुल दूरी है 880 किलोमीटर, उसमें 30 किलोमीटर रिस्ट्रैक्ट यानी सबस्ट्रैक्ट यानी घट जाएगा। तो आपके पास जो टोटल दूरी बची वो बची 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर आपके पास दूरी बची और आपको दिया है क्या? चाल। तो दोस्तों, जब एक दूसरे साइड में गाड़ी आ रही हो, जी हाँ दोस्तों, जब रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही हो दोनों दिशाओं से, तो जो उनकी गति है यानी जो चाल है वो जुड़ जाती है। तो जो चाल यहाँ पे जुड़ जाएगी,
यानी 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, यहाँ पे मैंने 80 कर दिया था, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 170, यानी 170 किलोमीटर की चाल है और 850 किलोमीटर दूरी है। तो ये यहाँ पे चल जाएगा 17 पंजू 85, यानी 5 बार 5 घंटे। जी हाँ दोस्तों, 5 घंटे में वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार से ही करना होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 घंटे। 5 घंटे यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 घंटे। और यहाँ पे जो 60 किलोमीटर है इसको आपको 80 करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है एलसीएम से। आपको एलसीएम ज्ञात करना है। 4/5 दिया गया है, 3/10 दिया गया है और आपको दिया गया है 7/15। इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि जो एलसीएम पूछे तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम व नीचे की संख्याओं का एचसीएफ, और अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ व नीचे की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो जो 4, 3 और 7 है उसके एलसीएम की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 84। जी हाँ दोस्तों, 84 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एचसीएफ की बात करूं यानी 5, 10, 15 की, तो वो हो जाएगा 5, यानी एचसीएफ वह संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो 5 तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। और जो एलसीएम है वो वह संख्या होती है जिसका सभी संख्याओं, जो ये सभी संख्याएं दी है 4, 3, 7, ये सभी संख्याएं डिवाइड कर दे उस संख्या को, वो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 84/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 84/5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा एक पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो पहिए की गति क्या है। दोस्तों आपको जो पहिया है उसकी त्रिज्या दी गई है और बोल रहा है कि वो पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो आपको जो पहिए की गति है, यानी जो गति पूछी है यहाँ पे चाल और समय देके। तो देखिए दोस्तों, गति हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि वो दूरी कितनी, चाल मतलब जो दूरी है पहिया वो कितनी तय करता है एक चक्कर में। तो उसके लिए हम उसकी परिधि ज्ञात करते हैं, यानी ये वृत्त हो गया, और जो टायर होता है वो वृत्त की आकृति का होता है। और यहाँ पे इसकी जो परिधि होगी, ये परिधि ये इसकी दूरी को बताएगी कितनी दूरी तय करता है। तो जो परिधि होती है वृत्त की परिधि वो होती है 2πr। तो जो वृत्त की परिधि होगी जो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे 2πr से, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 70। तो 7 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, और ये आ जाएगा 44 गुणा 10। तो 44 गुणा 10 हो जाएगा 440, यानी 440 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर में दिया गया है। 440 सेंटीमीटर जो दूरी है वो पहिया एक राउंड में पूरी करता है। और आपको बताना है कि जो 10 चक्कर लगा रहा है यहाँ पे, तो 10 चक्कर में जो उसकी चाल है वो बतानी है। तो यहाँ पे हम इसे 10 से गुणा कर देंगे, यानी 10 चक्कर लगा रहा है, ये एक चक्कर की उसकी दूरी है 440 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4400 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 4400 सेंटीमीटर है और आपको ये सेंटीमीटर है, और आपको ये किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। चाल ज्ञात करने के लिए आपको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, यानी ये सेंटीमीटर है वो आपको मीटर में चाहिए। तो मीटर में करने के लिए बटा 100 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 44 मीटर। जी हाँ दोस्तों, जो दूरी आएगी आपके पास वो आएगी 44 मीटर, और आपको समय दिया है वो दिया है 5 सेकंड। तो यहाँ पे 5 से 44 को डिवाइड करूंगा तो वो हो जाएगा 5 × 40, यानी 8, फिर पॉइंट, फिर 8, यानी 8.8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
ठीक उसी प्रकार से आपको मॉक टेस्ट में दिए जा रही है। तो इसमें आपको नेक्स्ट फिगर बतानी है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी आकृति होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो फर्स्ट आकृति है उसमें जो इसके अंदर जो ये आकृति दी गई है, यानी जो वृत्त दिया गया है, उसे यहाँ पे नेक्स्ट आकृति में बाहर निकाल दिया है तथा इसके अंदर कुछ नई आकृति ऐड कर दी है। इसी प्रकार जो इसके अंदर है वो यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है, यानी जो चतुर्भुजाकार आकृति है वो यहाँ पे बाहर निकल रही है तथा इसके अंदर कोई नई आकृति फिगर यहाँ पे बन रही है। इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो जो ये त्रिभुज है इसके अंदर दिया है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इसके अंदर कोई नई आकृति आ जाएगी। नेक्स्ट अगर इसके फिगर की बात करूं तो जो इसके अंदर ये दी है आकृति ये बाहर निकल जाएगी और इसके अंदर कोई नई आकृति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको त्रिभुज बताना है, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज गिनने के लिए मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से जब त्रिभुज का डिवाइडेशन हो, यहाँ पे जो इस प्रकार से किया गया है, तो आपको क्या करना है कि जितने पार्ट्स बन रहे हैं उसको आपको काउंट कर लेना है, 1 2 और 3। इसी प्रकार से ऊपर भी कर लेना है जितनी यहाँ पे लाइनिंग बन रही है, 1 2 और 3, और फिर इनको ऐड कर देना है। जी हाँ दोस्तों, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आपको जोड़ देना है। 3 और 2 5 और 1 6, और नीचे भी यहाँ पे आ जाएंगे 6, यानी जो टोटल जो आपकी होगी कितनी ट्रायंगल बनेंगे इसमें, वो बनेंगे 12। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12 ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपको फिगर पूर्ति करनी है। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सी आकृति इस फिगर को कंप्लीट करेगी यहाँ पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दी है वो आकृति इस प्रकार से यहाँ पे इसमें फिल हो जाएगी गोलाकार में, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से फिल हो जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको मिरर इमेज बतानी है, और जब मिरर है आपका वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, जब ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो तो वो आपकी मिरर इमेज नहर रह के, यानी वाटर इमेज वहां पे आपकी बन जाती है। तो यहाँ पे ये वाटर इमेज बन रही है, और जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति बन रही है वो यहाँ पे इसकी करेक्ट इमेज हो जाएगी, करेक्ट वाटर इमेज यहाँ पे हो जाएगी। तो देखते हैं आज का आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि वेन डायग्राम से है। इसमें आपको वेन डायग्राम बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी व विद्यार्थियों के लिए राइट आंसर होगा। आपको बताना है टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थियों के लिए आपको वेन डायग्राम, वेन आरेख बताना है। तो दोस्तों आपके इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसलिए आंसर होगा कि जो टेनिस प्रशंसक है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और जो टेनिस प्रशंसक है वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं, यानी कोई विद्यार्थी भी टेनिस प्रशंसक हो सकता है और क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है। इसी प्रकार से जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है और विद्यार्थी भी हो सकता है, और इसी प्रकार से कोई विद्यार्थी है वो टेनिस प्रशंसक और खिलाड़ी दोनों हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वेन डायग्राम बनता है वो ऑप्शन नंबर ए वाला बनता है। तो ये आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन देता है अधिकतर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित। तो आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हमें इससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो कि भाई मॉक टेस्ट अच्छा है, पैटर्न पे आधारित है, इसी प्रकार से लाते रहो।
तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट आपके लिए और भी अच्छा करने की सोचते हैं। तो भाई आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो कम से कम 2 न्यू कैंडिडेट्स के पास मॉक टेस्ट को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।